स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि की जो परिभाषा है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं और बुद्धि को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि शब्द जो है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1885 में। बुद्धि शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। अब देखिए बुद्धि होती क्या है। सामान्यतः अगर हम देखें कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अगर हम बुद्धि की बात करें, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि एक तरह से विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं। बुद्धि क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की योग्यताएं। कौन कौन सी योग्यताएं? जैसे किसी बालक या व्यक्ति के पास में ज्ञान क्या है, किसी चीज की उसके पास में समझ क्या है, श्रेष्ठता क्या है, चतुराई क्या है, ये सारी जो योग्यताएं होती हैं वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं? बुद्धि को दर्शाती हैं। तो बुद्धि का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें, बुद्धि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है? विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है। कोई समस्या है उसको हल करने की जो क्षमता होती है, किसी समस्या को हल करने का जो गुण है, जिसके पास अधिक होता है वो अधिक बुद्धि वाला होता है, और जिसके पास ये क्षमता कम होती है, गुण कम होता है, वो एक तरह से कम बुद्धि वाला होता है। तो बुद्धि का अर्थ क्या हो गया? विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, और किसी समस्या को हल करने की जो योग्यता है, क्षमता है, गुण जिसके पास में ज्यादा होता है, एक तरह से उसको ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि बुद्धि कैसी होती है, ठीक है, बुद्धि कैसी होती है, तो वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो बुद्धि एक तरह से क्या होती है? अमूर्त होती हैं। अमूर्त का मतलब बुद्धि जो होती है उसको एक तरह से हम देख नहीं सकते हैं। बुद्धि जो है उसका एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का जो कार्य होता है, तो व्यक्ति के व्यवहार और कार्य को देखकर बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किस तरीके का है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है किसी कार्य को किस तरीके से कर रहा है, उसको देखकर एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे से कर सकता है, किसी का अगर व्यवहार अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि वो अधिक बुद्धिमान है। जिसके पास में किसी कार्य को करने का तरीका नहीं है, या अगर वो आसानी से उस कार्य को नहीं कर पाता है, बार बार उसको बताना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका कार्य एक तरह से क्या है, वो हम कह सकते हैं उसकी बुद्धि एक तरह से क्या है? कम है। तो बुद्धि एक तरह से क्या होती है? अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसका केवल अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए बुद्धि की जो परिभाषा है, सबसे पहले बुद्धि को जो मनोवैज्ञानिक थे बोरिंग, उन्होंने परिभाषित किया था। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बुद्धि जो है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब किया था? 1885 में। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक तरह से क्या होती है? विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं। बुद्धि कैसी होती हैं? तो बुद्धि कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। और बुद्धि की जो परिभाषाएं सबसे पहले किसने दी थी? बोरिंग ने। परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, और बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था बोरिंग ने। और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापती है। लोगों का जो बुद्धि है, ठीक है, लोगों की जो बुद्धि है उसका स्तर क्या है, उसको एक तरह से मापना ही उन्होंने क्या कहा था? बुद्धि का था। और बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए गए थे। उनको जैसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो 1905 से पहले की अवधि में, दूसरा 1905 से 1911 की जो अवधि है, और तीसरा जो वर्गीकरण है मापन का वो है 1911 के बाद में। तो प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण जो है वो 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। और ये बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में, जिसमें कि बुद्धि को किस प्रकार से मापा जा सकता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण जो है वो 1905 में मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने, यहाँ कहीं कहीं पर बीनेट भी लिखा होता है,
बिने या बिनेट। तो इनके द्वारा सबसे पहले सफल बुद्धि परीक्षण किया गया था। और उसके बाद में जैसे केटल थे, तो उन्होंने भी एक तरह से बुद्धि के बारे में अपने विचार दिए थे। उनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1890 में, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें उन्होंने बुद्धि को मापने के लिए जो विभिन्न परीक्षण हैं उनको अपनी पुस्तक में बताया था। अब देखिए, बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। लेकिन परिभाषित किसके द्वारा किया गया था? बोरिंग के द्वारा। फिर बाद में ये जो गाल्टन थे, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने भी एक तरह से बुद्धि को परिभाषित किया था। और उन्होंने बुद्धि की क्या परिभाषा दी? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। व्यक्ति किसी चीज को किस तरीके से पहचानता है, किसी चीज को किस तरीके से वो सीखने की ये जो शक्ति होती है, बुद्धि को पहचानने और सीखने की शक्ति को एक तरह से क्या कहा था इन्होंने? गाल्टन ने बुद्धि कहा था। फिर देखिए, एक परिभाषा हमारी इससे निकल के आती है कि बुद्धि एक तरह से क्या है? सोचने और समझने की योग्यता होती है। किसी कार्य के बारे में हम सोचते हैं कि किस तरीके से उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, उस कार्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करता है? बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए, टर्मेन जो थे, ठीक है, टर्मन या टर्मेन लिखा होता है अलग अलग बुक में, जैसे ये हो गया टर्मेन इस तरीके से, या फिर टर्मेन या टर्मन, ठीक है, अलग अलग इसके उच्चारण होते हैं। तो जो टर्मन थे, उन्होंने बुद्धि को एक तरह से किस प्रकार से परिभाषित किया है? उन्होंने बताया कि बुद्धि एक तरह से क्या होती है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। अमूर्त क्या होता है? इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके का है, व्यक्ति किसी कार्य को किस तरीके से करता है, उसको देखकर एक तरह से अनुमान लगाते हैं। तो टर्मन जो था, उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो होती है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, कि किसी कार्य को हम किस तरीके से कर सकते हैं, व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से होता है, इसे सोचने की जो योग्यता होती है उसको टर्मन ने क्या कहा था? बुद्धि कहा था। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ की, ऐसी एग्जाम में आती रहती हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की क्या परिभाषा थी? कि बुद्धि एक तरह से क्या होती है? कार्य करने की एक विधि होती है, कि कार्य को हम किस तरीके से करते हैं, कार्य को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि बुद्धि किस प्रकार की है। तो वुडवर्थ ने बताया कि बुद्धि एक तरह से क्या होता है? किसी कार्य को करने की एक विधि होती है, कि किसी कार्य को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मन थे, उन्होंने क्या बताया? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्रता ही बुद्धि है। देखिए, मन की जो परिभाषा थी, मन हमारा एक तरह से मस्तिष्क से संबंधित है, तो उनकी ये परिभाषा थी कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्रता ही बुद्धि। ऐसी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, कि मैंने इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख रखी है, जो जनरली एग्जाम में आती रहती हैं। इसी तरीके से बर्किंघम जो थे, उन्होंने बुद्धि को किस तरीके से परिभाषित किया? उन्होंने बताया कि बुद्धि एक तरह से क्या होती है? सीखने की योग्यता। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा था? बर्किंघम ने। इसी तरीके से जो अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं, जैसे कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, कि बुद्धि का प्रयोग करके एक व्यक्ति जो है वो समाज में अपना जो एडजस्टमेंट है, समायोजन कर लेता है। तो ये समायोजन करने की जो योग्यता होती है वो एक तरह से क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? स्टर्न ने और बर्ट ने। इसी तरीके से बुद्धि एक तरह से सीखने की योग्यता होती है, इसको किसने परिभाषित किया था? हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी, कि जो बर्किंघम थे, उन्होंने एक तरह से क्या परिभाषित किया? बुद्धि क्या होती है? सीखने की योग्यता होती है। इसी तरीके से जो डियरबॉर्न थे, उन्होंने भी बताया कि बुद्धि एक तरह से क्या होती है? सीखने की योग्यता होती है। इसी तरीके से बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित जो किया गया था, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि जो अमूर्त विचार है हमारे, ठीक है, जो टर्मन के द्वारा या टर्मेन जिसको हम कह सकते हैं, अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने एक तरह से बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए, इन मनोवैज्ञानिक की जो अलग अलग परिभाषा हैं, इनको हम सम्मिलित करते हुए एक अच्छी सी परिभाषा दे सकते हैं, कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती हैं? कि व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसका कोई उद्देश्य होता है, तो वो उस कार्य को किस ढंग से करता है,
उसका तर्क करता है, तर्क उसके कारण होते हैं उसके पीछे, उसका वो चिंतन करता है, और साथ ही साथ जो वातावरण होता है उसके साथ में एक तरह से वो उसका समायोजन करता है। तो यही योग्यता एक तरह से क्या होती है, वेस्टलर के अनुसार बुद्धि होती है। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में जो सभी विशेषताएं हैं उनको एक तरह से सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए जो वेस्टलर की परिभाषा है वो एक तरह से व्यापक परिभाषा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि की जो व्यापक परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी, वेस्टलर के द्वारा। फिर देखिए इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो बुद्धि है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं या बुद्धि में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि बुद्धि एक तरह से क्या होती हैं, जन्मजात शक्ति होती हैं, योग्यता होती हैं कि जो व्यक्ति को अपने माता पिता से भी प्राप्त होती हैं। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होती हैं कि जो बुद्धि होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का, जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और साथ में जो बालक है, व्यक्ति, वो जिस समाज में रह रहा है वहाँ का जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है। इन दोनों के बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वो आयु और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जैसे आयु बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो जो बुद्धि है उसमें भी उसी तरीके से बदलाव आता रहता है। फिर बुद्धि एक तरह से क्या होती है, किसी काम को सीखने की योग्यता होती है कि किसी काम को हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सीखने की जो योग्यता होती है वो भी एक तरह से बुद्धि होती है। फिर बुद्धि प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की शक्ति होती है कि बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी बालक व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो वातावरण है उसमें अपने आप को एक तरह से एडजस्ट कर लेता है। फिर बुद्धि क्या होती है, अपना जो अनुभव होता है उस अनुभव का प्रयोग करके लाभ उठाया जाए। ठीक है, लाभ उठाने की जो योग्यता होती है उसको एक तरह से बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता होती है, ठीक है, जो हमने परिभाषा में पढ़ा था। फिर उसके बाद में बुद्धि एक तरह से क्या होती है, परिवर्तनशील योग्यता होती है। मतलब बुद्धि एक तरह से क्या होती है, स्थिर नहीं होती है। समय, आयु, जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार बुद्धि में भी परिवर्तन होता रहता है। और बुद्धि जो होती है उस पर लिंग भेद या जाति भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, या लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, लड़के कम बुद्धिमान होते हैं। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते। जो बुद्धि होती है वो लिंग भेद से प्रभावित नहीं होती हैं। साथ ही साथ जाति भेद से भी प्रभावित नहीं होती है कि कोई बच्चा किसी जाति विशेष में पैदा होता है तो उसको हम बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं। मतलब बुद्धि जो होती है वो किसी जाति विशेष या लिंग भेद से प्रभावित नहीं होती हैं, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए बुद्धि के जो प्रकार हैं, तो थार्नडाइक और गेरेट जो थे उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकारों की व्याख्या की है। बुद्धि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली हमारी है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जो उसको गायक बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। गायक या यांत्रिक बुद्धि का मतलब हो गया कि जो मूर्त बुद्धि होती है वो एक तरह से यंत्रों और मशीनों से संबंधित होती हैं। अब यहाँ पर यंत्र या मशीन एक तरह से ये जो ठोस वस्तुएं हैं इनसे संबंधित है। मतलब इन वस्तुओं का जो प्रयोग है, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सीखना एक तरह से क्या होती है, बुद्धि होती है। मतलब बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति जो होता है वो मशीनों में रुचि रखता है। जैसे वो जिम जाता है, अपना जो शरीर है उसके ऊपर ध्यान देता है, शारीरिक कार्यों और खेल कूदों में एक तरह से वो खेल कूद जो होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो ये जो बुद्धि होती है वो किसको दर्शाती हैं? मूर्त बुद्धि को। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पुस्तकी ज्ञान जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? अमूर्त बुद्धि के अंतर। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि जो पुस्तकी ज्ञान होता है वो किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है। तो पुस्तकों से जो बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, जो चिंतन और मनन के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, जैसे कि चित्र बनाना हो गया,
या जो कविता पाठ है उसको करना एक तरह से, जो सफल एक तरह से कलाकार होते हैं, पेंटर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, इनमें जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती हैं? अमूर्त बुद्धि होती हैं। इनका जो ज्ञान होता है वो एक तरह से क्या होता है? पुस्तकी ज्ञान होता है। और ये विभिन्न प्रकार के जो संकेतक होते हैं, ठीक है, संकेतक मतलब वो शाब्दिक या गणितीय संकेतक होते हैं, उसका प्रयोग करके आसानी से किसी भी बात को वो समझा देते हैं। तो जो गणितज्ञ होते हैं या जो कलाकार हैं, पेंटर हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो सामान्यतः किसमें शामिल की जाती हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। और तीसरी हमारी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब एक व्यक्ति जो है या एक बालक जो होता है वो अन्य बालकों से, अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार से वो आपस में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग उनका जो समझने का है कि अन्य व्यक्तियों से वो किस तरीके से बात करता है, उनके व्यवहार को वो समझता है। मतलब जो सामाजिक संबंध होता है, ठीक है, वो एक तरह से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से। मतलब समाज में लोगों की जो इज्जत होती है, जैसे कि एक अच्छा राजनेता है या शिक्षक हम कह सकते हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इनकी समाज में एक तरह से क्या होती है? पेट होती है, समाज में इनकी इज्जत होती है। तो इनकी जो बुद्धि है, समाज के जो विभिन्न लोग होते हैं अलग अलग बुद्धि वाले, उन लोगों में ये अपना प्रभाव डालने में एक तरह से सक्षम हो जाते हैं। तो इनकी जो बुद्धि होती है, किनकी? जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, या जो राजनेता हैं, जो पूरे समाज में लोगों से एक तरह से घुल मिल जाते हैं। तो इनकी जो बुद्धि होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि में क्या होता है? कब समाज के विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनमें एक तरह से अपना जो सामंजस्य हम कह सकते हैं, आपस में एक तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपने को वहां पर उनके अनुसार वो डाल लेते हैं। तो ये होती है सामाजिक बुद्धि। अब देखिए उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि की जो लंबवत वृद्धि होती है, ठीक है, लंबवत वृद्धि का मतलब जो किशोरावस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, निरंतर उसमें जो वृद्धि हो रही है, लंबवत वृद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से किशोरावस्था तक 18 वर्ष की जो आयु होती है, 16 से लेकर 18 आयु वर्ष हम कह सकते हैं। तो इनमें जो बुद्धि की वृद्धि होती है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? बुद्धि की लंबवत वृद्धि, मतलब तेजी से वृद्धि होती कहने का मतलब। और उसके बाद में स्थिर गति से जो वृद्धि होती है बुद्धि, जो हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है, लगातार जीवन से लेकर मृत्यु तक जो चलती रहती है एक तरह से, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो कौन सी होती हैं? क्षैतिजीय वृद्धि होती है। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि की लंबवत वृद्धि कौन सी, अगर ऐसा पूछा जाता है तो जो किशोरावस्था तक या 18 वर्ष की जो आयु है वहां तक जो बुद्धि विकसित होती है उसको क्या कहा जाता है? लंबवत वृद्धि कहा जाता है। और जो बुद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है उसको क्या कहा गया है? क्षैतिजीय वृद्धि। अब देखिए बुद्धि का जो वर्गीकरण है, सबसे पहला हमारा जो वर्गीकरण वो है वर्णन के अनुसार। जो वर्नर मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली बुद्धि जो है वो कौन सी है? जैविक बुद्धि। जैविक बुद्धि का मतलब जो बालक हैं, जो व्यक्ति हैं, उसके सामने जीवन की जो नई नई परिस्थितियां आती हैं उसमें वो अपने को एक तरह से ढाल लेता है। तो ये जो योग्यता होती है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? जैविक बुद्धि। जब बच्चा एक जन्म लेता है उसके बाद में 3 वर्ष तक जैसे वो घर पे रहता है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके अनुसार अपने को ढालता है, वहाँ की जो परिस्थिति होती है। उसके बाद में वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तो उसके जो सहपाठी बन जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। फिर जैसे कि बड़ी क्लास में आ जाता है, कॉलेज में आ जाता है, जॉब करने लग जाता है, तो जीवन की जो ये नई नई परिस्थिति आती हैं उसमें अपने आप को एक तरह से वो क्या करता है? उसके अनुकूल बना देता है, उसके अनुसार अपने को डाल लेता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसको क्या कहा गया है? जैविक बुद्धि। दूसरी है मनोवैज्ञानिक बुद्धि। ठीक है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मजात उसकी जो योग्यता होती है उसको एक तरह से क्या कहा गया है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। और तीसरी कौन सी होती है? संक्रियात्मक बुद्धि, जिसको विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से माप सकते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहा गया है? संक्रियात्मक बुद्धि। और वर्णन ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया था उसी वर्गीकरण को हेब ने भी प्रस्तुत किया है। लेकिन हेब ने बुद्धि के ये जो 3 भाग थे उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया है? जैविक बुद्धि की जगह उन्होंने लिया है बुद्धि क।
फिर बुद्धि ख और बुद्धि घ। तो वो जो वर्णन का जो वर्गीकरण था बुद्धि का, वो ही वर्गीकरण हेब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए इन तीनों की जगह, बुद्धि क, बुद्धि ख और बुद्धि घ। तो ऐसा एग्जाम में ध्यान रखना है कि बुद्धि क एवं ख जो वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हेब के द्वारा। नेक्स्ट जो वर्गीकरण वो है फ्रीमैन का। तो जो फ्रीमैन थे उन्होंने बुद्धि को 4 भागों में विभाजित किया था, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, सीखने की योग्यता, दूसरा समायोजन की योग्यता, तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, और चौथा है शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता। तो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के ये 4 प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए बुद्धि का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है वो तो हमने देख लिया है। अब बुद्धि को कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। तो बुद्धि के ऊपर मुख्य रूप से 2 कारकों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का और दूसरा वातावरण का। कि हम वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं सभी लोगों की जो बुद्धि होती है वो एक जैसी नहीं होती हैं, और बुद्धि एक जैसी नहीं होती इसका मतलब क्या हो गया, विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार बुद्धि अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती हैं। जो बुद्धि होती हैं वो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती हैं। कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई औसत होता है। मतलब समाज में वास्तविक जीवन में सभी लोगों की जो बुद्धि होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती हैं। और इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, कौन कौन से, वंशानुक्रम कारण, अनुवांशिकता भी जिसको हम कह सकते हैं, जो गाल्टन और टर्मेन ने बताया था कि जो बुद्धि होती हैं वो किससे प्रभावित होती हैं, वंशानुक्रम से। गाल्टन और डरमेन का आपको नाम याद रखना है। और फिर बुद्धि पर दूसरा किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जो वंशानुक्रम, ठीक है, जो एक तरह से आनुवांशिकता वाले मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का। मतलब अपने जो माता पिता होते हैं उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, वो एक तरह से अपने बालक में आ जाती हैं। लेकिन कुछ प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का। मतलब बालक, व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, उस वातावरण से व्यक्ति, बालक बहुत कुछ सीखता है और वो ही बुद्धि को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होती हैं। वंशानुक्रम और वातावरण जो है उनकी अंतः क्रिया का हम परिणाम कह सकते हैं। देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो अलग अलग परिवार थे उनके बच्चों को लिया था कि जब उन बच्चों का जन्म हुआ था तो जन्म के तुरंत बाद उन बच्चों को, अलग अलग परिवारों के बच्चों को, जैसे कि कोई बच्चा ए इस परिवार में हुआ है, कोई बी परिवार का बच्चा है और सी जो है वो तीसरे परिवार का बच्चा है। इस तरीके से कुछ अलग अलग परिवार के बच्चों को लिया गया था जन्म के तुरंत बाद, लेकिन सभी बच्चों को एक साथ एक ही वातावरण में रखा गया था। और उसके बाद में इससे क्या निष्कर्ष निकला एक तरह से कि सभी बच्चों की जो बुद्धि है वो एक तरह से क्या थी, अलग अलग। ए बी सी ये जो अलग अलग बच्चे थे उनको वातावरण तो सबको एक जैसा मिला, लेकिन फिर भी सभी की जो बुद्धि थी वो एक तरह से क्या थी, अलग अलग थी। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बुद्धि जो होती है वो वातावरण से प्रभावित होती है। मतलब कि वातावरण जो है साथ साथ में जो वंशानुक्रम होता है वो भी बुद्धि को निर्धारित करता है। तो बुद्धि इन दोनों का गुणनफल कहा जा सकता है। बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम कही गई है। अब देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है। तो प्रकृति पोषण विवाद एक तरह से वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित है। वंशानुक्रम का मतलब कि जो अनुवांशिकता वाले मनोवैज्ञानिक थे, समर्थक, वो एक तरह से क्या कहते थे कि जो बुद्धि होती है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बुद्धि होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, पोषण का प्रभाव पड़ता है। और जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक तरह से क्या किया था, वातावरण के ऊपर जोर दिया था। क्लियर हो गया कि जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है वो वातावरण से प्रभावित होती हैं,
और जो अनुवांशिकता वाले, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है वो एक तरह से किससे प्रभावित होती हैं, वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। तो इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, प्रकृति पोषण विवाद। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण से संबंधित है। जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि के लिए, बुद्धि के निर्धारकों में वातावरण पर जोर दिया था, और आनुवांशिकता की समर्थक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि निर्धारण में वंशानुक्रम को जोड़ दिया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।